बच्चों, मैं आज फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है कि हम प्रोफाइल एक्सेस और ह्यूमन डिजीज़ वाला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम सीधा आगे चलते हैं। तो कल भी मैंने आपको कोशिश होती है कि मेरी 10 से 15 या 12 क्वेश्चन आपको रोज़ समझाऊँ, क्योंकि बेटा वेरी शॉर्ट आंसर्स के बाद हमारे पास इसमें शॉर्ट आंसर हैं, फिर लॉन्ग आंसर हैं। आज पहला क्वेश्चन आ गया, टाइफाइड। आपने बहुत सुना होगा कि कई लोगों को टाइफाइड हो जाता है, खासकर उन लोगों को टाइफाइड होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। बाकी टाइफाइड यूजुअली हो ही जाता है। तो इसके और पैथोजन का नाम पूछा है, इसका नाम है जी साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम का बेटा एक ऑर्गेनिज्म होता है, और जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। टाइफाइड के सिम्टम्स सबसे जिसको कह सकते हैं ना पेक्यूलियर सिम्टम जो है वो है जी लो ग्रेड टू हाई ग्रेड फीवर। नंबर 2 बेटा वीकनेस रहती है बॉडी के अंदर सारा टाइम। और नंबर 3 कई केसेस में खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और आप कह सकते हो नोजियाटिक फीलिंग भी रहती है। क्योरेबल है, इसका इलाज भी है। हमारे भी कई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनमें बार बार टाइफाइड हो जाता है। तो एक्चुअल में उनमें से कुछ हैं शुगर पेशेंट। कई लोग उसमें से स्मोकिंग करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उनकी बॉडी बहुत वीक हुई पड़ी है। तो अगर हम वो पानी पियेंगे, वो भी वो पानी पियेंगे जिसमें हल्का सा टाइफाइड का ऑर्गेनिज्म है, हमारा इम्यून इतना स्ट्रांग होता है कि हम पे टाइफाइड का अटैक नहीं होता। पर ऐसे लोगों पे जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसमें टाइफाइड बार बार आता है। उनको ध्यान रखना पड़ता है कि पानी साफ पिएं, घर का खाना खाएं। तो ये थ्योरी है, ठीक है। आगे नियोप्लाज्म क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, नियोप्लाज्म का ना डायरेक्ट लिंक है कैंसर के साथ। नियोप्लाज्म होता है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन क्लोन कॉल्ड नियोप्लाज्म और ट्यूमर। जब कैंसर सेल हमारी बॉडी, किसी की बॉडी के अंदर जब कैंसर सेल मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है, जब कैंसर सेल मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक ट्यूमर का रूप ले लें, और रिमाइंडेड ये ट्यूमर मेलिग्नेंट होगा, ये बेनाइन ट्यूमर नहीं होगा। बेनाइन ट्यूमर होता है बेटा जो नॉर्मल ट्यूमर होता है, रसौली हो गई, निकाल दिया उसको, ठीक है। जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो मेलिग्नेंट होता है। मेलिग्नेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि वो एक जगह नहीं बैठा रहेगा, वो हमेशा एक ऑर्गन टू दूसरे ऑर्गन में ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी कैंसर की अलग अलग स्टेजेस बता दी थी। पहली कैंसर की स्टेज होती है स्टेज वन अनार, स्टेज 1। तो बच्चों स्टेज 1 में क्या होता है, आपके ट्यूमर बनता है। स्टेज 2 में वो हमारे लिम्फ नोड्स में चला जाता है। स्टेज 3 में ट्यूमर्स अलग अलग जगह पे हर ऑर्गन में बनते हैं। और स्टेज 4 जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि जो कैंसर है वो वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन में फैलना शुरू हो जाता है। जैसे किसी को लिवर कैंसर है, तो लिवर से उसके लंग्स में चला जाएगा, या उसके स्टमक में चला जाएगा, या उसके ब्रेन में भी जा सकता है, सो ऑन, ठीक है। फाइनली नियोप्लाज्म क्या हुआ, ये एक तरह का ट्यूमर हुआ, ठीक है, जो बनता है कैंसर सेल से। फिर उसके बाद आपको एक ड्रग बताना है जिससे हम अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बेटा कोई भी ड्रग हो या कोई भी एडिक्शन हो, उससे ना बेटा वो ज़रूर होती है, क्या कहते हैं, आपके अंदर एक अर्ज ज़रूर आती है। उस अर्ज का मतलब होता है कि बार बार आप उस एडिक्शन को करें तब आपको आराम मिलेगा। कई लोग तो ऐसे हैं बेटा जो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं, वो मॉर्निंग में स्टूल नहीं पास कर पाते अनलेस उन्होंने बीड़ी या सिगरेट ना पी हो। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में आपके फादर वगैरह भी अगर ऐसे सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो वो टॉयलेट तभी जाते हैं जब वो सिगरेट और बीड़ी पी लेते हैं। तो ये एक तरह की एडिक्शन होती है। बच्चों, तो अल्कोहल की एडिक्शन से को कंट्रोल करने वाला, कि आपका दिल ना करे अल्कोहल को पीने वाला, कौन सी ड्रग आप यूज़ करोगे, तो वो है ड्रग है जी बेंजोडाइजिपाइन। बेंजोडाइजिपाइन नाम की ड्रग है। इसको जब हम यूज़ करते हैं तो बेटा ये होता है कि आपका जो विड्रॉल जो आ रहे हैं, जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जो अल्कोहल छोड़ने के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आपको बार बार दिल कर रहा है मैं अल्कोहल पीऊँ,
या आपको गुस्सा चढ़ रहा है या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो कंट्रोल हो जाएगा। मतलब मेंटल डिस्ट्रेस से और स्ट्रेस से ये मेडिसिन आपको बचाएगी। फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? ये वो ड्रग्स होती है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, जो हमारे बिहेवियर को चेंज करती हैं, परसेप्शन को चेंज करती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज करती है। इन सभी ड्रग्स को साइकोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं। सो वो ड्रग्स जो हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करें, उसको दोबारा से बैलेंस करें। अगर वो एक्साइट हो रहा है, अगर वो डिप्रेस हो रहा है, तो उसको थोड़ा एक्साइट मतलब बैलेंस करें। फिर जी हिस्टामिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? मैंने आपको पहले बताया था कि जो हिस्टामिन है ना बेटा, हिस्टामिन हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल है जो एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। देखो, कहीं पे भी आपकी चींटी काट गई, तो जब आपको काटती है तो वहाँ पे रेडनेस आ जाती है या वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। अब ये स्वेलिंग लाने वाला हिस्टामिन है, क्योंकि बेटा हिस्टामिन क्या करता है, ये हमारे लिम्फोसाइट्स रिलीज़ करते हैं, इस केमिकल को हमारे WBC रिलीज़ करते हैं, जो उस पर्टिकुलर जगह पे हमारी ब्लड वेसल्स में डायलेशन कर देंगे। हमारी ब्लड वेसल्स के जो वॉल्यूम है उसको डायमीटर को बढ़ा देंगे, तो वो एरिया स्वेल हो जाएगा। अब हिस्टामिन ने स्वेलिंग करके क्या कर लेना है? वो ये है बेटा कि हिस्टामिन जब वहाँ पे स्वेलिंग करेगी तो जो भी इन्फेक्शन है वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, ब्लड में आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ पे क्या कर दिया है, उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है। सो जो स्वेलिंग हिस्टामिन कॉज कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। सो बेटा इसी तरह ना एंटी हिस्टामिन ड्रग्स भी होती हैं। जो अगर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गया, स्वेलिंग पूरी बॉडी में होने लगी तो हिस्टामिन का केमिकल कंट्रोल अनकंट्रोल हो गया, तो आपके लिए डेंजरस है ना। तो बच्चों उस कंडीशन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में हम एंटी हिस्टामिन लेते हैं, और एंटी हिस्टामिन क्या करती है, इस हिस्टामिन के एक्शन को कंट्रोल कर देती है। ठीक है, अब हम आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास है तो हिस्टामिन समझ आ गया। ये तब रिलीज़ होती है जब बाहर से हमें कोई भी इरिटेंट आ जाए, हमें कोई इंसेक्ट काट ले, हमें कोई पॉइजनस ऑर्गेनिज्म काट ले, तो उसके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हिस्टामिन रिलीज़ होती है। जहाँ पर वो काटता है वहीं पे वो उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, उस केमिकल को आगे नहीं जाने देती। कैसे नहीं जाने देती? वेसल स्वेल करवा देती है, और वेसल्स जब स्वेल हो जाती हैं तो वो आगे मूव नहीं करती। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीजन डिटर्मिनेंट्स? एंटीजन डिटर्मिनेंट्स आर दो साइट्स ऑन एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडीज एंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन बी सेल्स और टी सेल्स। बेटा हमारी बॉडी में भी एक बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है, बी सेल्स और टी सेल्स WBCs की। तो एंटीजन डिटर्मिनिंग साइट्स क्या होती हैं? ये एंटीजन डिटर्मिनिंग साइट होती है, जैसे फॉरेन बैक्टीरिया आ गया, फॉरेन इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ गया, तो उनकी बॉडी के ऊपर कुछ पॉइंट होंगे जिन पॉइंट्स को हमारी एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर लेती हैं। हमारी बॉडी के बी सेल्स और हमारी बॉडी के टी सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये इनको डिटेक्ट करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एंटीजन डिटर्मिनेंट्स यानी एंटीजन के ऊपर वो पॉइंट्स जहाँ पर आके टी सेल्स और बी सेल्स ने अटैक करना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको लेक्चर आज का? ठीक है, उनको एंटीजन डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। और बी सेल्स आपको मैंने बोल रहा है, यह हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। टी लिम्फोसाइट्स थाइमस से बनते हैं सेल, और बी सेल ह्यूमरल इम्यून सिस्टम से बनते हैं, यानी हमारे बोन मैरो के थ्रू। ठीक है, लो जी अगला क्वेश्चन ही वो आ गया कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्या होती है? इट रेफर्स टू द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द एंटीबॉडी सर्कुलेटेड इन द बॉडी फ्लूइड। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है हमारे ब्लड में, और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे रिलीज होता है हमारे थाइमस से। आपको बताया था ना ज़ीफी स्टर्नम के बोन के पीछे थाइमस ग्लैंड होता है, वहाँ से आपके टी सेल्स रिलीज होते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी हुई? जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है। अच्छा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं हमारे बोन मैरो, थाइमस, जहाँ पे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स।
हमारी बॉडी का जो बोन मैरो होता है थाइमस, वहाँ पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं यानी जो अर्ली लिम्फोसाइट्स हैं वो एडवांस लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होते हैं। एडवांस लिम्फोसाइट्स में जो डिटेक्ट कर लेते हैं इन्फेक्शन को, सेंसिटिव हो जाता है एंटीजन के अगेंस्ट। फिर इन विच ऑर्गन अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में अल्कोहल एब्जॉर्ब हो गया। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही कोई 2 पैग लगा ले शराब के या विस्की पी ले, विद इन 2-3 मिनट्स उसके ऊपर एकदम नशा चढ़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है बेटा अल्कोहल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। आपको हैरानी होगी जान के कि जो अल्कोहल है वो आपके माउथ में ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। आपके माउथ की मेम्ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे धीरे धीरे ये हमारे पूरे सिस्टम में ट्रैवल करती है। ये बेटा इसको डाइजेशन की कोई नीड नहीं है, इसने सीधा हमारे सिस्टम में चले जाना है और ये इस करके जो अल्कोहल एकदम से एब्जॉर्ब होती है। तो अल्कोहल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। देखो माउथ में एब्जॉर्ब होती है, ईसोफेगस में एब्जॉर्ब होती है, स्टमक में एब्जॉर्ब होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होती है। तो इसीलिए बेटा 2 या 3 पैग लगाते ही या ड्रिंक करते ही एकदम से बंदा नशे में चला जाता है क्योंकि एकदम उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अल्कोहल इफेक्ट डालती है। अच्छा, सूटेबल जीन का मतलब क्या होता है बेटा? सूटेबल जीन रेफर्स उस जीन के लिए है जिसको हम मॉडिफाई कर देते हैं होस्ट के अंदर और ये स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है टू किल स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उसको भी ख़त्म कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट है पॉलीओमियलाइटिस। पॉलीओमियलाइटिस क्या इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस क्यों बोलते हैं? तो पॉलीओमियलाइटिस जो है ये यूजुअली बच्चों में इफेक्ट करता है, इसमें बच्चों में पैरालिसिस आ जाता है, ठीक है। वाई आर द एंटीजन कॉल एंटीबॉडी जनरेटिंग केमिकल? एंटीजेंस को एंटीबॉडी जनरेटिंग केमिकल्स क्यों बोलते हैं? सिंपल सी बात है बेटा, यानी एंटीबॉडी जनरेटिंग बिकॉज जैसी स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करेगी साथ ही आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो एंटीजन बहुत ज़रूरी है जो बाहर से आता है। एंटीजन को देखते ही हमारी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है? एंटीबॉडी, ठीक है। सो इसीलिए एंटीजेंस को एंटीबॉडी जनरेटिंग केमिकल बोलते हैं कि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आएगा और वो हमारे लिए डेंजरस है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। अच्छा, विच इज़ द कॉमन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स? कहाँ पे कौन सी कॉमन साइट है जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट्स बनते हैं, WBCs बनते हैं? तो ये जगह है बेटा हीमोसाइटोब्लास्ट और स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो में ये बनते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल बताइए वैक्सीनेशन क्या है? प्रिंसिपल वैक्सीनेशन का क्या है जी? मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पोलियो की बीमारी है, पोलियो की वैक्सीन हमने बचपन में बच्चे को दे दी, उसको पोलियो नहीं हुआ, पोलियो अभी आया नहीं था, पर एक्चुअल में जब हमने उसको पोलियो की वैक्सीन दी है उसकी बॉडी में हमने डेड पोलियो के वायरसेस डाले, ठीक है। डेड पोलियो के जो आप कह सकते हो एंटीजेंस हैं उसकी बॉडी में डाल दी, वो अंदर आ गई हैं पर वो बीमारी कॉज नहीं कर रही। पर हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं, जो इम्यून सिस्टम है, वो तो बार बार डिटेक्ट कर रही हैं कि पोलियो आ गया है, तो वो इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, इतनी ज़्यादा बन जाएंगी कि आने वाले समय में जब एक्चुअल में पोलियो अटैक करने के लिए आएगा वायरुलेंट स्टेज में, वायरुलेंट स्टेज का मतलब होता है जिसमें जो इन्फेक्शन कॉजिंग स्टेज होती है, हमने नॉन वायरुलेंट डाला बेबी में वैक्सीन और वो नॉन वायरुलेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लग गई, सालों दर साल बनते नहीं, पर जब एक्चुअल में पोलियो अटैक करने के लिए आएगा वायरुलेंट स्टेज में, वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी बॉडी में बेबी के कि वो आसानी से बच जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। मेमोरी हम डाल देते हैं और उस मेमोरी को हमारा इम्यून सिस्टम रिमेंबर रखता है। अच्छा, सबसे मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन मैन में कौन सी है? वो है जी इम्यूनोग्लोबिन सी। अब इम्यूनोग्लोबिन आप सोच रहे होगे क्या है बेटा? इम्यूनोग्लोबिन एक तरह की एंटीबॉडी है, ठीक है। फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बताइए। हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सुप्रेसर टी सेल।
3 तरह के। इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आने वाले बड़े क्वेश्चंस में इसको हम करेंगे। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल? माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन सी जो होती है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में मिलती है एंटीबॉडी। ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती है? वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, उन्हीं के आगे वर्क करने लग जाता है। इसी करके बेटा ऐसे पेशेंट्स की जो बोन्स होती हैं और जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये आज का लेक्चर है, होप आपको समझ आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, मैं हर लेक्चर भी इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे, यू कैन आस्क मी एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम।